तो कहानी की शुरुआत में हम बहुत से लोगों को पानी में डूबते हुए देखते हैं। सभी मरने के करीब थे, लेकिन यहाँ पर एक लेडी अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस से भी उसे दे रही थी। सीन यहीं से कट होकर हम एक पुलिस ऑफिसर जेड से मिलते हैं, जिसे बीच पर किसी लाश के मिलने की खबर मिली थी। फौरन वो लोग इन्वेस्टिगेशन करने को पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ एक के बजाय कई और लोगों की भी लाशें हैं। यहीं पर इन्हें एक छोटी बच्ची भी मिलती है जो भी जिंदा थी। जूड उसे रेस्क्यू कर लेता है। कुछ देर बाद पानी में से कुछ और जिंदा लोगों को भी बाहर निकाल लिया जाता है। जितने भी लोग पानी में डूबे थे, किसी के पास भी लाइफ जैकेट नहीं थी और ये चीज सबको थोड़ी अजीब लगती है। ये सब कहाँ से आए थे, किसी को कुछ पता नहीं था। जूड जब यही सवाल उस छोटी बच्ची से करता है तो लिया नाम की वो छोटी बच्ची बताती है कि मैं और मेरी मॉम फ्यूचर में होने वाली वॉर से भागकर यहाँ आए हैं। यानी कहानी में एक ट्विस्ट है। ये सब के सब लोग जो यहाँ बीच से निकाले जा रहे हैं, ये सब फ्यूचर से पास्ट में आए हैं। ये बात क्योंकि अभी एक छोटी बच्ची ने कही थी, इसीलिए कोई उसकी बात पे यकीन नहीं करता। यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन टीम बुलाई जाती है जो सब लोगों से इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान कैलब नाम का एक सर्वाइवर इन लोगों को बताता है कि ये सच में फ्यूचर से पास्ट में आए हैं। फ्यूचर के इंसानों से बचते हुए, जिन्हें एपिक्स कहा जाता है। एपिक्स आम इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर और कहीं ज्यादा ज़हीन है, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए उन सभी इंसानों को मॉडिफाई कर दिया गया है। और फ्यूचर में जो आम इंसान है, एपिक्स उन सब लोगों को मार देना चाहते हैं। एक लड़की है ना, यहाँ उन्हें बताती है कि वो और उसके डैड बहुत मुश्किल से काफी सारे चेक पॉइंट्स को पार करते हुए एक केव तक पहुँचे और इस केव में अर्ली 21st सेंचुरी का टाइम था। एमा जो कि इन्वेस्टिगेटर थी, वो उसे पूछती है तो क्या इस सब में कोई टाइम मशीन इन्वॉल्व है? क्या आप लोग किसी टाइम मशीन के जरिए यहाँ आए हैं? लेकिन इन सब लोगों के ना पे जवाब देने पर अब इन्वेस्टिगेटर्स का इनकी स्टोरीज पे बिलीव करना मुश्किल हो गया था। इन्वेस्टिगेटर एमा और जूड डिसाइड करते हैं कि वो इन सब की रिकॉर्डिंग को एनालाइज करेंगे। क्या ये सब झूठ कह रहे हैं या सच में ये लोग फ्यूचर से आए हैं? सीन कट होकर दोबारा हमें बीच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़की को एक फिशरमैन ने रेस्क्यू किया है। इस लड़की का नाम है रेस और ये हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर है। यहाँ मौजूद सभी सर्वाइवर्स अब अपनी आगे आने वाली जिंदगी के लिए परेशान थे, जबकि कैलब तो अपनी इस नई जिंदगी के लिए शुक्र कर रहा था। कैलब से थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान एमा इन लोगों को बताती है कि इन सारे सर्वाइवर्स को अभी टेम्परेरी कैंप्स के अंदर भेज दिया जाएगा। लेकिन ये स्टोरी जो सर्वाइवर्स बता रही है, उस पर किसी को भी बिलीव करना मुश्किल है। वो चाहती थी कि कैलब उन्हें कोई ऐसा क्लू दे जिससे वो कहानी की तह तक पहुंच पाए। इतनी ही देर में इस कैंप के अंदर एक थॉमस नाम का आदमी आता है। वो हमें से कहता है कि मेरे पास कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं सिर्फ प्रेसिडेंट को ही बताऊंगा। मुझे अभी के अभी प्रेसिडेंट से मिलना है। जिस पर एमा उसे कहती है कि तुम्हें उस चीज के बारे में प्रूफ देना होगा, तभी तुम्हारी मीटिंग प्रेसिडेंट से करवाई जाएगी। जिस बात पर थॉमस एक और इतना बड़ा सच रिवील करता है कि वो लोग पहला ग्रुप नहीं जो यहाँ पास्ट में आए थे, उससे पहले भी एक ग्रुप यहाँ पास्ट में आ चुका है। और उसकी ये बात सुनकर एमा और भी ज्यादा शॉक रह जाती है। इनके अकॉर्डिंग ये लोग 108 साल पीछे आ चुके थे। सीन कट होकर हम रेस को देखते हैं जो किसी तरह चुपके से जूड की गाड़ी में आ बैठी थी। वो जिंदा थी, लेकिन अब उसे अपनी बेटी को ढूंढना था। उसे लग रहा था कि शायद उसकी बेटी ली मर चुकी है, इसीलिए वो जूड के सर पे गन पॉइंट करती है और उसे कहती है शराफत से मुझे वहाँ ले जाओ जहाँ तुम लोगों ने डेड बॉडीज को रखा है। जूड क्या भी करता, वो उसे वहाँ ले जाता है, लेकिन खुद वो गाड़ी से नहीं उतरता, ये कहते हुए कि उसके पास अंदर जाने की क्लियरेंस नहीं है। रेस अकेले ही उस जगह के अंदर जाती और जाते ही वो वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देती है। हर तरफ अब अंधेरा हो रहा था। इसी अंधेरे का फायदा उठाते हुए चुपके से एक लाइट के जरिए रेस अपनी बेटी को इन डेड बॉडीज में ढूंढने लग गई। लेकिन उसकी बदकिस्मती कि यहाँ पर उसे सिक्योरिटी वालों ने देख लिया। इससे पहले सिक्योरिटी वाले उसे पकड़ लेते, वो यहाँ अपनी अच्छी स्किल्स दिखाती है और इन दोनों को ही हराते हुए वहाँ मौजूद कांच की खिड़की तोड़ते हुए यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। रेस की ये सारी स्किल्स सीसीटीवी फुटेज में एमा और उसके साथी देखकर इम्प्रेस हो चुके थे, जबकि जूड इस सब के लिए परेशान था। वो एमा से कहता है मुझे ये रेस ठीक नहीं लग रही, जिस पर एमा उसे कहती है अच्छा ठीक है, तुम इसे कभी दोबारा इंटरेक्ट मत करना। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि सभी रिफ्यूजीज को एक समर कैंप में ले जाया जा चुका था। ये पूरी की पूरी जगह जंगलों में थी। यहाँ लिया को यानी रेस की बेटी को कैलब के साथ रखा जाता है, जो उसे खुशी खुशी अपने साथ रखने में मान भी गया है, क्योंकि वो उसे बिल्कुल अपनी बेटी जैसी लगती है। सीन कट होकर हमें पता चलता है कि एमा को अपने एक एजेंट के शदीद जख्मी होने की खबर मिली है। इससे एमा और उसका कलीग अंदाजा लगाते हैं कि हो ना हो उनके इस समर कैंप के अंदर भी कोई एपिक्स है जिसने उस एजेंट को इतने बुरे हाल तक पहुंचाया है। कहीं न कहीं अब उन्हें भी सर्वाइवल्स की कहानी पे यकीन आने लगा था। बहुत सोच विचार के बाद अब एमा थॉमस नाम के उस आदमी की
अपने बॉस जो कि डिपार्टमेंट ऑफ होम सिक्योरिटी के हेड हैं उनसे मिलवाने का फैसला कर देती है, क्योंकि थॉमस ने इनको बताया था कि पहले भी एक और ग्रुप फ्यूचर से यहाँ पास्ट में आया हुआ है। जब थॉमस एमा के बॉस से मिलता है तो एक बहुत बड़ा सच ये रिवील होता है कि वो बॉस फ्यूचर से आने वाले इन ग्रुप्स के बारे में सब कुछ जानते थे। सिर्फ यही नहीं, वो तो खुद ही उन इंसानों में से थे जो फ्यूचर से पास्ट में आए थे। वो थॉमस से कहते हैं, तुमसे ज्यादा अरसा हो गया है मुझे यहाँ रहते हुए, मैं सब कुछ जानता हूँ। सीन कट होकर हमें जूड के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चुपके से रेस घुस आई थी। जूड उसे चोर समझते हुए उसके ऊपर गन दान चुका था, लेकिन यहाँ पर रेस उसे बताती है कि मेरा यहाँ आने का कोई गलत मकसद नहीं, मैं सिर्फ अपनी बेटी को ढूंढना चाहती हूँ और इस सब में उसे जूड की मदद की जरूरत है। जूड तैयार हो जाता है, लेकिन सिर्फ इस शर्त कि वो अपनी पूरी कहानी शुरू से आखिर तक जूड को बताएगी। जिसके बाद सीन्स यहीं से कट होकर फ्यूचर में चले जाते हैं। हमें पता चलता है कि रेस भी एक एपिक्स है, यानी एक सुपर ह्यूमन है। फ्यूचर में आम इंसानों को बहुत हकीर समझा जाता है, यहाँ तक कि बहुत से इंसानों को तो एपिक्स मार भी रहे थे। रेस इस टाइम एक ऐसे कैंप के अंदर जाती है जहाँ पे बहुत सारे इन्फेक्टेड इंसान है और अपने मरने की आखिरी घड़ियां गिन रहे हैं। एपिक्स यहाँ आने से नहीं डर रहे, क्योंकि वो इस वायरस से पहले से ही इम्यून है। इसी कैंप के अंदर रीस को एक बेबी मिलती है जो अभी तक इस इन्फेक्शन का शिकार नहीं हुई थी। ये बहुत ही प्यारी थी। रेस को उससे देखते ही एक अजीब सा प्यार हो गया, इसीलिए रेस यहाँ पर इस बेबी को उठा लेती है। लेकिन उनको तो यहाँ सभी इंसानों को मारने का हुक्म मिला था। तब इस बच्चे को बचाने के लिए रेस यहाँ अपने ये एपिक साथियों को मार चुकी थी, जिसके बाद वो इसी बच्ची को लेकर अपने घर आ गई। रेस का हस्बैंड भी इस बच्चे को रखने को तैयार नहीं था, लेकिन रेस उसे जिद करती है और किसी तरह उसे मना लेती है। लेकिन यहाँ उसके हस्बैंड उसे धोखा देते हैं और इस बच्चे को अपने घर पे रखने वाली बात वो लीडर्स को बता देते हैं। उसे ये जानकर बहुत ही ज्यादा दुख हुआ था कि उसके अपने ही हस्बैंड ने उसे धोखा दे दिया था। उसे में वो यहाँ खड़े हुए सभी एपिक्स को मार देती है सिवाय अपने हस्बैंड की। वो जानती थी कि अब उसे और उसके बेटे को मार दिया जाएगा। दोनों की ही जान बचाने के लिए वो जल्दी से घर आकर पैकिंग करती है और अपनी बेटी को लिए वो एक ट्रांसपोर्टर पे चली जाती है, जहाँ से उन्हें टाइम ट्रैवल करके यहाँ आना था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, पर अचानक से उनके ट्रांसपोर्टर में कोई खराबी आ गई और ये सब के सब डूब गए इसी पानी में। ये वही सीन है जो हमने कहानी के शुरू में देखा था। इस एक्सीडेंट पे बहुत से लोग मारे गए, सिर्फ चंद ही लोग बचे थे। सीन कट होकर हमें समर कैंप में दिखाया जाता है कि सभी रिफ्यूजीज का डीएनए टेस्ट करवाया जा रहा है। रेफ्यूजीज को बताया जा रहा था कि इस डीएनए टेस्ट से वो ये पता चला पाएंगे कि ये रेफ्यूजीज आखिर आए कहाँ से हैं, लेकिन असल में वो इस डीएनए टेस्ट से ये पता चलाना चाहते थे कि आखिर इनके ग्रुप में एपिक्स कौन है। दूसरी तरफ जूड रीस की कहानी सुनने के बाद उसे उसकी बेटी से मिलवाने के लिए मान चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो अपना वादा पूरा कर पाता, उसके सामने आ जाते हैं रेफ्यूजीज के इंटरव्यू के वीडियोस, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे एपिक्स ने उनके ऊपर जुल्म किए, वहाँ एक जंग कर दी। ये सारी बातें रीस के लिए जूड का दिल बदल देती हैं और वो फौरन रीस को जाकर अपने घर में लॉक कर देता है। फौरन वो एमा को कॉल करता है और उसे ये खबर देता है कि उसने एपिक्स को पकड़ लिया है। वो चाहता था कि एमा अकेले उससे मिलने के लिए आए। एपिक्स की मिलने की खबर वो अभी किसी को ना दे, ताकि ये लोग फैसला कर पाए कि इन्हें रीस की मदद करनी भी है या नहीं। लेकिन यहाँ एमा उसका भरोसा तोड़ देती है और अपने बॉस को ये सच्चाई बता देते हैं कि एपिक्स मिल गई है। जूड नहीं जानता था कि रीस ने दरवाजे के पास खड़े होकर उसकी और एमा की सारी बातें सुन ली हैं और उसने ये बात भी पता चला ली है कि उसकी बेटी ओल्ड समर कैंप्स में है। वो अब ये अंदाजा लगाने लग जाती है कि आखिर कैसे वो इस जगह से निकलेगी। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, एमा यहाँ अपनी पूरी पुलिस फोर्स को लेकर आ चुकी थी, जो सब मिलकर एमा के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन यहाँ एमा अकेली ही इन सब से लड़ती है और इनके खोले हुए दरवाजे से वहाँ से बाहर जाकर पानी में जब कर देती है। आसान लफ्जों में वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गई थी और इस सारे वाकये की खबर जैसे ही जूड को मिली तो जूड पूरी तरह टूट चुका था। उसे अब एमा पे भरोसा नहीं रहा था। वो एमा को फोन करके बता भी देता है कि अब वो इस प्रोजेक्ट में और एमा का साथ नहीं दे पाएगा। ये कहते ही उसने फोन रख दिया। ये प्रोजेक्ट छोड़ने के बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुका था, जहाँ उसकी एक फैमिली थी, उसका एक बेटा था। रीस भी अब पानी से निकल कर एक स्टोर में आ जाती है, जहाँ आते ही उसने अपने ऊपर लगी हुई गोली का इलाज किया और फिर स्टोर के डोर पे एक खतरनाक मैसेज लिखते हुए वहाँ से भाग गई। दूसरी तरफ समर कैंप के अंदर हम दोबारा थॉमस से मिलते हैं, जिसकी एमा के बॉस से मीटिंग हो चुकी है। मार मार के उसने थॉमस को इस बात पे एग्री कर लिया था कि वो सच्चाई यहाँ किसी को भी नहीं बताएगा कि असल में बॉस भी फ्यूचर से आए हुए हैं। ना सिर्फ ये, वो तो थॉमस को अपनी मदद करने के लिए भी मना लेता है और उसे जिम्मेदारी देता है कि वो मेक श्योर करे कि सभी रेफ्यूजीज उनके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हों।
कैंप पे ही रेफ्यूजी हैना को कोई आदमी तंग करने लगा था। वो इस चीज से बहुत ज्यादा खौफ में आ चुकी थी। इसके बारे में वो यहाँ पुलिस ऑफिसर को भी बताती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसकी बात पे ध्यान नहीं देते। वो इस कैंप से भागना चाहती थी, लेकिन जब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता तो वो पुलिसमैन की कार में छुप कर ही यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। सीन कट होकर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जिस जंगल को चारों तरफ से पुलिस ने घेरा हुआ है, क्योंकि ये जंगल उस स्टोर के करीब था जिस स्टोर पे रीस एक मैसेज लिख कर आई थी। वो लोग जानते थे कि रीस यहीं कहीं छुपी होगी। हम भी रीस को यही पत्तों में छुपा हुआ देखते हैं, जो कि अचानक से एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमला करके उसे मार देते हैं। दूसरी तरफ एमा को खबर मिलती है कि रीस की बेटी लिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। उसे क्या मसला है वो कैंप के डॉक्टर्स नहीं पहचान पा रही है, इसीलिए वो एक स्पेशल डॉक्टर को अपने कैंप में बुलाती है। कैंप में वो ये भी नोटिस करती है कि थॉमस अपने लोगों को ये समझा रहा था कि सभी को अथॉरिटीज के ऑर्डर्स मानने चाहिए और बार बार ये बात करना छोड़ देनी चाहिए कि ये लोग फ्यूचर से आए हैं। यहाँ है ना, जो पुलिस की गाड़ी के जरिए भाग आई थी उसे हम पार्क में देखते हैं। इसी पार्क में जूड भी अपने बेटे के साथ आया हुआ था। यहाँ पर हैना की मुलाकात एक रेफ्यूजी मार्शल से होती है, जो भी यहाँ पर एंजॉय करने लग जाता है। हैना जिस पुलिस ऑफिसर की गाड़ी से यहाँ तक आई थी, उस पुलिस ऑफिसर को जब अपनी गाड़ी की डिक्की में हैना का स्कार्फ मिला तो वो जान गए कि हैना इसी पार्क में है। बिना वक्त आए कि वो पार्क में जाकर हैना को पकड़ लेते हैं। हैना को बचाने के लिए जब मार्शल उनसे लड़ाई करने लगता है तो यहाँ वो पुलिस ऑफिसर अपना बैज उसे दिखा देता है। इनकी लड़ाई को देखते हुए जूड भी यहाँ आ चुका था और ये दोनों अब हैना को लेकर वापस रेफ्यूजी कैंप में चले जाते हैं। सीन कट होकर दोबारा हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पुलिस ऑफिसर्स पूरे जंगल में हैं, लेकिन कहीं पर भी उन्हें रीस नजर नहीं आ रही। जैसे ही दो पुलिस ऑफिसर एक दरख्त के नीचे आते हैं तो एकदम से कोई दरख्त के ऊपर से जंप करता है। ये रीस ही थी जिसने एक ही मिनट में दोनों को काबू कर लिया था। एक ही मिनट में वो उन दोनों को मारकर गिराते हुए जंगल से बाहर निकल आती है, जहाँ पर एक और पुलिस ऑफिसर था। उसने मरे हुए पुलिस ऑफिसर की गन उठा ली थी, जो वो इस दूसरे पुलिस ऑफिसर के ऊपर पॉइंट कर लेती है। अपने आप को बचाने के लिए ये पुलिस ऑफिसर यहाँ एक खास डिवाइस का इस्तेमाल करता है, जिससे निकलने वाली आवाज रीस को टॉर्चर कर रही थी। लेकिन रीस यहाँ पर अपने आप को काबू पाते हुए तेजी से उस आदमी की गर्दन पकड़कर मोड़ते हुए उसे भी बेहोश कर देती है। जंगल में रीस सभी पुलिस ऑफिसर्स को मारने के बाद एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी लेकर शहर की तरफ निकल जाती है। पुलिस ऑफिसर्स के मरने की खबर जैसे ही जूड को मिलती है तो जूड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पे आता है और उसे रीस के मारे हुए आखिरी पुलिस ऑफिसर के मुंह में एक पैगाम मिलता है, जिसमें लिखा था अब तुम तड़पोगे। ये पढ़ते ही जूड को सबसे पहले अपने बेटे का ख्याल आया। वो जैसे ही अपने घर पे गया तो उसका शक बिल्कुल ठीक था। रीस ने उसके बेटे को किडनैप कर लिया था। ये जानकर वो बुरी तरह रोने लग जाता है और तभी उसे रीस की कॉल आती है, जो जूड को बताती है कि उसी ने उसके बेटे को किडनैप किया है, लेकिन फिलहाल वो बिल्कुल ठीक है और ठीक ही रहेगा, सिर्फ इस शर्त पर कि जूड उसकी बेटी से मिलने में उसकी मदद करे। जूड भी मान जाता है क्योंकि अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अपने बेटे के फोन के जरिए वो कंटिन्यूअस अपने बेटे की लोकेशन को ट्रैक करना चाह रहा था, लेकिन अफसोस कि रीस उससे ज्यादा ज़हीन थी। उसने जूड के बेटे का फोन एक खाली कार में छोड़ दिया था। ना चाहते हुए भी अब उसे रीस का काम जल्दी से जल्दी करना था। वो जैसे ही रेफ्यूजी कैंप की तरफ जाता है तो यहाँ दूसरे ऑफिसर्स उसे रोक लेते हैं, क्योंकि जूड का अंदर आना मना था। जूड इन पुलिस ऑफिसर्स को चकमा देकर जैसे ही अंदर आने की कोशिश करता है तो सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि वो जेल चला जाता, सही वक्त पर उसकी बॉस एमा आकर उसे बचा लेती है। इस टाइम एमा की सवालिया नजर जूड से पूछ रही थी कि आखिर तुम कर क्या रहे थे। जूड उसे साफ साफ बता देता है अपनी और रीस के दरमियान में होने वाली डील के बारे में, साथ ही ये भी कि रीस ने उसके बेटे को किडनैप कर लिया है। अगर वो रीस की बेटी को उस तक ना लेके गया तो वो उसके बेटे को मार देगी। ये सुनकर एमा उसे कहती है आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि रीस की बेटी ली एक बहुत ही बुरे वायरस से इन्फेक्टेड है। ये अगर बाहर लोगों में फैल गया तो दुनिया के खतरे में आने के चांसेस हैं। जूड खुद भी इस टाइम उस बच्चे को आइसोलेशन चैम्बर के अंदर दिख रहा था। एमा यहाँ उसे सारी कंडीशन बताकर और ये कहकर चली जाती है कि तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। उसके जाने के बाद जूड यही सारी बातें डॉक्टर से कंफर्म करता है और डॉक्टर को कहता है इस लड़की का यहाँ से लेके जाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तब डॉक्टर जूड से कहते हैं अगले कई घंटे उसकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, अगर तुम उसे यहाँ से ले गए तो ये मर जाएगी। उसकी बात सुनकर जूड कहता है अच्छा ठीक है, तो फिर तुम मेरे साथ चलो, जाकर रीस को सारी सिचुएशन बताओ। डॉक्टर जैसे ही इस बात से इनकार करते हैं तो जूड उन्हें ब्लैकमेल करने लग जाता है, ये कहते हुए कि वो इस बच्ची का आइसोलेशन चैम्बर तोड़ देंगे। ऐसे ना चाहते हुए भी डॉक्टर को उनके साथ जाना पड़ता है। जूड के यहाँ से निकलने की खबर जैसे ही एमा को हुई, उससे में एमा ने जूड को कॉल की। वो चाहती थी कि जूड डॉक्टर को लेकर फौरन से पहले कैंप वापस आ जाए, इससे पहले कि रीस उनके साथ कुछ बुरा कर दे, लेकिन जूड ये कहकर उसे इनकार कर देता है कि अगर वो रीस के पास ना गया तो उसके बेटे की जान खतरे में पड़ सकती है। एमा के साथ बात करते हुए
जूड का फोन डॉक्टर पकड़ लेते हैं और एमा को बताते हैं कि अगर रीस यहाँ आ गई तो उसके खून से ली का इलाज करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि वो एक एपिक्स है और उसके खून में इस वायरस की एंटीबॉडीज हैं। उसकी बात सुनते हुए एमा उसे जूड के साथ जाने की इजाजत तो दे देती है, लेकिन सिर्फ इस शर्त पे कि वो हर आधे घंटे बाद उसे अपडेट देगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रीस जूड के बेटे को लेकर फिशिंग पे गई थी, जहाँ जाने का उसे बहुत ही ज्यादा शौक था। इसीलिए ओलिवर यानी जूड का बेटा खुश भी था। वो रीस से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बेटा या बेटी नहीं? रीस जवाब देती है, हाँ मेरी बेटी है, हम कुछ ही देर में उससे मिलेंगे। रास्ते में डॉक्टर और जूड रीस के बारे में ही बातें करते हुए जा रहे थे। डॉक्टर का मानना था कि रीस सिर्फ एवोल्यूशन की वजह से जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग है, जबकि दूसरी तरफ जूड का मानना था कि नहीं, इन इंसानों को स्पेशल लड़ने के लिए ऐसा बनाया गया है, इसलिए रीस उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। खैर ये लोग अब रीस के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर रीस को जाकर सारा कुछ एक्सप्लेन करती है कि कैसे ली बीमार है और उसका बाहर निकलना सारी दुनिया को रिस्क में डाल सकता है। सारी बातें समझने के बावजूद भी रीस चाहती थी कि वो किसी तरह अपनी बेटी से मिले, लेकिन जूड उसे समझाता है कि ऐसा करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, तुम जेल भी जा सकते हो। जिस बात का जवाब डॉक्टर देती हैं और कहती हैं, ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं किसी तरह रीस को कैंप के अंदर ले ही जाऊंगी। जूड तुम जाकर अपने बेटे को देखो। जूड भी फौरन उसकी बात मानकर अपने बेटे के पास जाता है। वो उससे मिलकर इतना खुश था कि उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। पुलिस स्टेशन के अंदर अब हम मार्शल को देखते हैं, जो एक पुलिस ऑफिसर से रेफ्यूजी कैंप का पता पूछ रहा है, क्योंकि दूसरा पुलिस ऑफिसर हैना को कैंप में ले गया था। वो उसके पास जाना चाहता था क्योंकि उसे हैना अच्छी लगने लगी थी, जबकि हैना तो इस टाइम अपने कैंप में एक चाकू बनाने की तैयारी में थी, जिससे वो उस आदमी पर हमला करती जो उसे हर रोज हरास करने के लिए उसके कमरे में आ जाया करता था। अपने कमरे से निकलने के बाद वो चुपके से इस आदमी का पीछा करती है और इससे पहले कि वो इस आदमी के ऊपर हमला कर देती, केलब उसे पकड़कर रोक देता है और कमरे में ले जाकर पूछता है, ये क्या कर रही थी तुम? तब हैना उसे बताती है कि ये लड़का उसे रोज रोज हरास करता है, इसलिए मैं उसे मारना चाहती थी। यहाँ हैना केलब को ये भी बताती है कि फ्यूचर में वो एपिक्स के साथ काम करती थी, इसीलिए लोगों को मारना उसके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं। रेफ्यूजी कैंप के अंदर ही हम एक पॉल नाम के आदमी से मिलते हैं। वो एक लड़की के पास बैठा हुआ था जो यहाँ स्केचिंग कर रही थी। पॉल उससे पूछता है, क्या तुम इंसानों के भी स्केच बना लेती हो? उसके हाँ में जवाब देने पर पॉल उससे रिक्वेस्ट करता है, क्या तुम मेरे लिए एक स्केच बनाओगी? वो इस लड़की से अपनी वाइफ का स्केच बनवाता है जिसे वो ढूंढना चाहता था। वो पहले ग्रुप के साथ माइग्रेट होकर यहाँ पास्ट में आई थी। ये स्केच लेकर वो एक पुलिस ऑफिसर के पास जाता है जो इस स्केच को एमा को दे चुका था। इस स्केच को देखते ही एमा एकदम से हैरान हो गई, ऐसे जैसे वो इस औरत को जानती हो। एमा जल्दी से गाड़ी लेकर किसी के घर जाती है। नॉक करने पे हम देखते हैं ये वही स्केच वाली लड़की थी, यानी पॉल की वाइफ। एमा उसके घर जाकर जब उससे उसकी कहानी जानती है तो ये औरत बताती है कि हाँ सच में वो पॉल की वाइफ है। उनकी शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छी गुजर रही थी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक पॉल ने एक कल्ट ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया था। ये कल्ट ग्रुप मानता था कि ये लोग फ्यूचर से आए हैं, यानी इस औरत का इशारा रेफ्यूजीज की तरफ था। एमा उसकी स्टोरी सुनकर कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, क्या तुम्हारे पास इस चीज का कोई एविडेंस है? वो औरत कहती है हाँ, और यहाँ से उठकर कुछ पेपर्स लेने के लिए चली जाती है। जिस दौरान वो यहाँ नहीं थी, एमा उसके घर का विजिट करती है और उसे एक पिक्चर में अपने बॉस भी नजर आते हैं। इससे पहले कि एमा इस पिक्चर के बारे में उस औरत से कोई भी सवाल करती, एकदम से वो औरत पीछे से एमा के ऊपर शूट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर रीस को रेफ्यूजी कैंप के अंदर ले आए हैं, जहाँ लेके मेडिसिन बनाने के लिए रीस खुद अपना ब्लड निकाल के डॉक्टर को देती है। उसकी हिम्मत और जुर्रत को देखकर डॉक्टर भी उससे इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह सकी थी। मेडिसिन बनाते हुए वो रीस से काफी सारे सवाल कर लेती है, लेकिन इस सब के नतीजे में रीस को गुस्सा आ जाता है। अभी मेडिसिन पूरी तरह तैयार नहीं हुई थी कि लैब में डॉक्टर को ली की हालत ज्यादा खराब होने की खबर मिलती है। ये खबर सुनकर तो रीस की भी हालत खराब हो गई थी। डॉक्टर उसे भी हौसला देती है और फिर तैयार हुई मेडिसिन को लेकर जल्दी से ली को जाकर दे देती है। इस मेडिसिन को लगाते ही हैरानकुन तौर पे ली ने बहुत जल्दी रिकवर करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ जूड, जो कि एमा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, वो एमा से कांटेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि हम जानते हैं कि एमा को तो उस औरत ने मार दिया है। इतनी देर में जूड के पास एक दूसरा पुलिस ऑफिसर आता है और बताता है कि उन्हें एक अनआइडेंटिफाइड आदमी की बॉडी मिली है जिसे रीस यहाँ तक लेकर आई थी। बात थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, इसीलिए जूड इस केस को खुद ले लेता है। अभी वो केस फाइल पढ़ ही रहा था कि दूसरा ऑफिसर आकर उससे एमा के बारे में पूछता है, जिसकी कहीं खबर नहीं मिल रही थी। जूड को लगा कि जरूर एमा के गायब होने के पीछे भी रीस का ही हाथ है, इसलिए वो हर वो जगह चेक करता है जहाँ रीस गई थी। जूड वापस ऑफिस में आ जाता है और एमा के बॉस की इंफॉर्मेशन निकलवाता है।
इतनी ही देर में इन्हें ये खबर मिलती है कि मार्शल की फैमिली का भी कार एक्सीडेंट हुआ था। हो भी सकता था कि इस डेड बॉडी का इस एक्सीडेंट से कोई ताल्लुक हो, इसीलिए ये लोग कड़ी से कड़ी मिलाना शुरू कर देते हैं और मार्शल को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। मार्शल भी मरे हुए आदमी की लाश को आइडेंटिफाई कर लेता है और सीन यहीं से कट होकर हमें एक्सीडेंट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हमें मालूम हुआ कि इस एक्सीडेंट में एमा के बॉस और पॉल की वाइफ दोनों ही मुलविस थे। ये दोनों फ्यूचर से ही आए थे और यहाँ ये अपना एपिक्स को खत्म करने का प्लान भी बनाते हैं। एमा के बॉस को भी प्रमोशन मिल चुकी थी, अब उनके लिए ये काम, उनका मिशन आसान हो जाता। पर तभी उन्हें मालूम होता है कि फ्यूचर से 47 और लोग यहाँ पास्ट में आ गए हैं। खैर सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं और रिफ्यूजी कैंप के अंदर हम डॉक्टर को देखते हैं। डॉक्टर से केलब की वाइफ यानी वो लड़की मिलने के लिए आई है जिसे यहाँ आने पर ली की मॉम बना दिया गया था। वो डॉक्टर से ली की हालत पूछती है तो डॉक्टर बताती है कि ली पहले से बहुत ज्यादा रिकवर कर चुकी है। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और डॉक्टर से पूछती है कि आपने रीस की हेल्प ली है ना? मैंने आपको बताया भी था वो एपिक्स है, बहुत खतरनाक है, आपने क्या कर दिया? यहाँ डॉक्टर उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और खुद रीस की ब्लड से बनाए हुए मेडिसिन के साथ अपने ब्लड का रिएक्शन देखते हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे वो ये देखकर हैरान थी कि उसके ब्लड में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे थे। खैर अभी के लिए वो रीस के पास जाती है और उसे उसकी बेटी की हालत के बारे में बताती है। वो रीस को लिया की फोटो भी दिखाती है और कहती है कि जल्द ही मैं कोशिश करूंगी कि लिया को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाए, वहाँ से तुम दोनों का भागना आसान हो जाएगा। इसके बाद रीस एक ऐसे आदमी के पास जाती है जिसके माफियाज के साथ बहुत सारे कनेक्शंस थे। वो चाहती थी कि इस आदमी के जरिए वो यहाँ रहने के लिए अपने और अपने बेटी के लीगल डॉक्यूमेंट्स बना ले। किलर का रीस को अपने बॉस के पास ले जाता है, जहाँ रीस जाकर उससे अपने मकसद की बात करती है। उसे लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे जिसके बदले वो माफिया को पैसा भी देने वाली थी, लेकिन माफिया को रीस पे यकीन नहीं था। वो यहाँ अपने आदमियों के जरिए रीस को पकड़वाने ही वाला था, लेकिन रीस उल्टा उस आदमी को ही पकड़कर उसकी पिटाई करके बुरा हाल कर देती है और फिर माफिया के हेड से कहती है ये बैग खोलो। बैग के खोलने पे ये देखते हैं कि उसमें बाकी बहुत सारा पैसा था। सीन कट होकर दूसरी तरफ हम पुलिस ऑफिसर को एक एटीएम के पास देखते हैं जहाँ का पैसा चोरी हो चुका था। जाहिर सी बात थी, ये हम सबको ही समझ आ रहा था, ये पैसा किसी और ने नहीं बल्कि रीस ने ही चुराया था। दूसरी तरफ डॉक्टर और एमा के बॉस के दरमियान में मीटिंग होती है, जहाँ डॉक्टर उनको ये खुशखबरी देती है कि ली की हालत काफी अच्छी है, वो भी रीस की ब्लड की वजह से। डॉक्टर ने ये खबर उन्हें दे तो दी थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये अच्छी खबर उसी के ऊपर भारी पड़ जाएगी, क्योंकि बॉस उसे रीस और लिया के मिलाने की वजह से जॉब से निकाल देते हैं। ये सारी बातें जानकर डॉक्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में इस कैंप से बाहर निकल आती है। उसकी तबीयत भी खराब हो रही थी, जिसके चलते वो रीस को कॉल करती है। उसे अर्जेंट अपने लिए रीस का ब्लड सैंपल चाहिए था, लेकिन रीस ये देने से इनकार कर देती है क्योंकि उसे अपनी बेटी के अलावा किसी की परवाह नहीं थी। उसकी खुद गर्जी से झुंझलाकर डॉक्टर ने फोन साइड पे फेंका और इतने में ही सीवियर हार्ट अटैक आने की वजह से वो बेहोश हो गई, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में होश आया। सिंकट होकर हम रीस को देखते हैं जो अब वापस जाकर गैंगस्टर से कुछ वेपन्स खरीदती है जो ली को बचाने के मिशन में उसके काम आने वाले थे। जबकि दूसरी तरफ जूड एक मार्टिन नामी आदमी से मिलता है। ये प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था जो इसकी इस केस पे मदद करने वाला था। मार्टिन की दी हुई इंफॉर्मेशन से जूड को ये मालूम हो जाता है कि कहीं ना कहीं उनके बॉस भी इस सारे केस के अंदर इन्वॉल्व है। सीन कट होकर हम 27 लोगों के एक ग्रुप को देखते हैं। पता चला है कि ये वो ग्रुप है जो पहले फ्यूचर से माइग्रेशन करके यहाँ पे आया था। इनके दरमियान होने वाली बातों से हमें मालूम हुआ कि ये लोग एपिक से अपनी जान और आम इंसानों को फ्यूचर में बचाने के लिए यहाँ आए। इन सभी लोगों ने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली थी और ये आम इंसानों के साथ घुल मिल कर रहने लगे थे। इनका मिशन था कि ये फ्यूचर में एपिक्स को बनने से रोके, लेकिन फ्यूचर से आने वाले दूसरे ग्रुप ने जैसे इनका सारा ही प्लान फेल कर दिया था, इसीलिए अब ये दूसरे माइग्रेट हुए ग्रुप को मारना चाहते हैं ताकि उनका ये सीक्रेट ही रहे कि वो भी फ्यूचर से आए हैं। और इस चीज की शुरुआत पॉल की वाइफ अपने हस्बैंड को झांसा देकर मारने से करती है, क्योंकि उसने ही अपनी वाइफ का सच सबसे पहले एमा को भी बता दिया था, जिसकी वजह से इस औरत को एमा का मर्डर करना पड़ा। पॉल को मारने से पहले पॉल की वाइफ उसे अपने बातों में लगाकर उससे एक ऐसी वीडियो भी बनवा चुकी थी जिसके जरिए वो लोगों तक ये झूठी खबर फैला दे कि ये लोग फ्यूचर से नहीं आए बल्कि ये एक कल्ट का हिस्सा है। ये वीडियो देखने के बाद जूड बुरी तरह कंफ्यूज हो गया था कि आखिर कहानी है क्या। उसे शक था कि ये वीडियो भी कहीं उसके बॉस ने ही तो नहीं बनवाई। वो ये सारी कहानी अब अपने बॉस के मुंह से ही सुनना चाहता था और उसके लिए अच्छा ये हो गया कि उसे उसका बॉस ऑन ड्यूटी रोड पे ही मिल गया। एक ऑफिसर जब बॉस से उनके कार के डॉक्यूमेंट्स मांगता है तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। तब जूड दूसरी तरफ से उनकी कार के पास आता है और उन्हें कार में से शराब की स्मेल आती है, यानी वो शराब पीकर ड्राइविंग कर रहे थे और ये दो एक जुर्म था। इसी जुर्म में वो बॉस को पकड़ लेते हैं।
ये खबर जब मेयर को मिलती है तो मेयर जूड पे गुस्सा होती है और किसी भी कीमत पर उनके बॉस को रिलीज करने के ऑर्डर देती है। ये सब वो गैर कानूनी तौर पे कर रही थी, इसीलिए जूड भी उन्हें ब्लैकमेल कर सकता था। जूड उन्हें कहता है, रेफ्यूजीज के बारे में कुछ सोचा? वो कब आजादी से अपनी जिंदगी गुजार पाएंगे? अपने आप को छुड़वाने के लिए यहाँ उनके बॉस उसे कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं रेफ्यूजीज को एक दिन के लिए टाउन में घूमने की इजाजत दे देता हूँ। ये खबर सुनने के बाद जूड थोड़ा सेटिस्फाई तो हुआ था, लेकिन इसमें भी बहुत सी शर्तें थी। रेफ्यूजीज को ट्रैकिंग ब्रेसलेट पहनाकर यहाँ से निकाला जा रहा था। ली और हैना कैलेब की वाइफ के साथ पहले ग्रुप में यहाँ से बाहर टाउन में निकलने वाले थे। कैलेब अपनी वाइफ से कहता है, मुझे डर लग रहा है, तुम बाहर नहीं जाओ, लेकिन कैलेब की वाइफ उसकी एक न सुनते हुए बाहर चली जाती है। वहीं रेफ्यूजीज कैंप के पास हम ग्रेस को देखते हैं, जो चुपके से एक स्नाइपर लिए वहाँ बैठी हुई थी। उसका प्लान था कि वो यहाँ सभी पुलिस ऑफिसर्स को शूट करके अपनी बेटी को छुड़वा कर यहाँ से ले जाएगी, लेकिन जब वो ये देखती है कि उसकी बेटी तो रेफ्यूजी कैंप से बाहर टाउन में जा रही है, तो उसे अब अपना प्लान बदलना पड़ा। इस टाउन में आकर ये लोग बहुत खुश थे। हैना दोबारा मार्शल से मिलती है और ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। दूसरी तरफ लिया को कोई एक लेटर देता है जिसके ऊपर एक अजीब सी लैंग्वेज लिखी हुई थी और साथ ही एक साइन बोर्ड बना हुआ था। लिया उस कार्ड को लेकर आगे बढ़ जाती है और थोड़ी दूर जाने पे उसे एक साइन बोर्ड नजर आता है जो बिल्कुल उसके कार्ड जैसा था। वो आगे बढ़ जाती है, एकदम से कोई उसे अंदर की तरफ खींच लेता है। ये कोई और नहीं बल्कि जूड था, जो उसके हाथ से ट्रैकिंग ब्रेसलेट उतार चुका था, जिसके बाद वह उसे रीस के हवाले कर देता है, क्योंकि कहीं न कहीं अब उसे रीस पे यकीन होने लगा था, या फिर पता नहीं वो रीस को फंसा रहा था। लेकिन अलबत्ता रीस फौरन ही अपनी बेटी को यहाँ से लेकर भाग जाती है। शहर से बहुत दूर ये लोग एक होटल में आ जाते हैं। इनके पास अब माफिया की तरफ से हासिल की हुई नई आइडेंटिटीज भी थी, जिसके जरिए ये लोग इस शहर में रह सकते थे। टाउन से बाहर पहुंचाने पर रीस को मालूम होता है कि ली के पास जो टॉय था उसके अंदर भी एक ट्रैकर लगा हुआ था। ये बात उसके लिए काफी खतरनाक थी। वो इस टॉय को इसी होटल में छोड़कर ली को लेकर जितना तेजी से हो सकता था यहाँ से भागती है, लेकिन रास्ते में उसका टायर ब्रस्ट हो जाता है। एकदम से उसके ऊपर फोर्सेस हमला कर देते हैं, जिसके नतीजे में रीस बेहोश हो चुकी थी, जबकि ली को इन लोगों ने पकड़ लिया था। यहाँ एक आदमी किसी को कॉल करके बताता है कि हमने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया है। रीस को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक ऑपरेशन बोर्ड के ऊपर पाया। एमा का बॉस और पॉल की वाइफ दोनों ही उसके ऊपर नजर रखे हुए थे। वो एक डॉक्टर से उसका ऑपरेशन स्टार्ट करने को कहते हैं, लेकिन डॉक्टर ये कहते हुए ऑपरेशन करने से इनकार कर देता है कि इसका डीएनए निकालना उसकी जान को खतरे में डाल सकता है। अब डॉक्टर को तो ये लोग अपने मिशन की सच्चाई नहीं बता सकते थे, इसीलिए एमा का बॉस यहाँ पर दोबारा उसी डॉक्टर को बुलाता है जिसने ली का इलाज किया था, क्योंकि वो रीस के बारे में पहले से ही जानती थी, इसलिए उससे कुछ छुपा तो था नहीं, इसीलिए अब वो ये काम इस डॉक्टर को दे देता है। डॉक्टर जब रीस का इलाज करने के लिए उसके पास आती है तो वो रीस से कहती है, तुम घबराना मत, मैं तुम्हें दोबारा यहाँ बचाने जरूर आऊंगी। लेकिन इस टाइम रीस को उसके ऊपर एतबार नहीं था। डॉक्टर ने फिलहाल एमा के बॉस का काम भी कर दिया था, जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगी थी, लेकिन जाने से पहले बॉस उसका पूरा बैग चेक करते हैं, जिसके अंदर से उन्हें कुछ नहीं मिलता। बाहर जाने पे हम देखते हैं कि डॉक्टर ने रीस का ब्लड सैंपल चुरा लिया था, जिससे वो अपने लिए एक मेडिसिन बनाना चाहती थी। सीन कट होकर रेफ्यूजी कैंप में हम एक नोमी नाम की लड़की को देखते हैं। नोमी ने अपना पूरा का पूरा कमरा अजीबोगरीब राइटिंग से भरा हुआ था। कैलेब की वाइफ रेबिका जो उसके ऊपर नजर रखती थी, उसे समझ नहीं आता था कि वो ऐसा क्यों करती है। एक दिन वो ये फैसला कर लेती है कि वो जाकर नोमी से पूछेगी कि आखिर उसने दीवारों पे क्या लिखा हुआ है। वो जब रात में उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि पहले से ही बहुत से लोग उसके रूम में हैं। नोमी उसे भी खुशी से अपने पास बुलाते हैं और यहाँ इन सबको अपनी बातों में लगाते हुए वो सबको कहती है कि मैं एक प्रॉफिट हूँ। रेबिका भी उसकी बातों में आ चुकी थी, ये जाने बगैर कि लैंग्वेज जो उसने यहाँ लिखी थी वो एपिक्स की लैंग्वेज थी। बढ़ते बढ़ते ये बात शहर में भी फैल जाती है और लोग रेफ्यूजीज को आजाद करने के लिए धरना देना शुरू कर देते हैं। जूड और ऑफिसर्स बहुत मुश्किल से पब्लिक को कंट्रोल करते हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें कुछ लोगों को अरेस्ट भी करना पड़ता है। अरेस्ट हुए लोगों में उन्हें एक डयाना नाम की लड़की मिलती है, जिसके बारे में इन्हें मालूम हुआ कि वो भी एक इमिग्रेंट है, वो भी फ्यूचर से आई है। वो क्योंकि पिछले ग्रुप में आई थी इसलिए किसी को उसके बारे में पता नहीं था। वो एक एपिक्स की इंजीनियर थी। वो एक डिवाइस के जरिए ये बहुत आसानी से पता चला सकती थी कि फ्यूचर से आने वाला एक और ट्रक कहाँ पे है, लेकिन इस डिवाइस को बनाने के लिए उसे काफी टाइम लगता। वो इस डिवाइस को बनाना शुरू कर देती है जिसमें जूड उसकी हेल्प कर रहा था। यहाँ डियाना जूड को ये सच्चाई भी बता देती है कि एमा का बॉस और पॉल की वाइफ भी उसी के साथ फ्यूचर से यहाँ आए थे। खैर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर जूड के घर पे पहुंची है। वो जूड को रीस के मुसीबत में होने की खबर देती है और उससे मदद मांगती है।
रीस जो अभी तक उसी कैद में थी, उसे अपनी बेटी के वीएंस आ रहे थे। जो वीएंस उसे बहुत ज्यादा दुख दे रहे थे। वो जोर जोर से चिल्लाती है, जिसे सुनकर यहाँ मौजूद डॉक्टर उसके करीब आ जाता है। वो उसे कम डाउन करने के लिए एक ऐसी डिवाइस ऑन करता है जिसमें से हाई फ्रिक्वेंसी नॉइसेस निकल रही थी। वो देखता है कि जैसे वो इस डिवाइस की पिच ज्यादा कर रहा था, वैसे वैसे रीस की धड़कनें कम होती जा रही थी। इसीलिए वो डिवाइस की पिच फुल हाई करके यहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से रीस की धड़कनें रुक जाती हैं। वो तो ये देखकर सेटिस्फाई हो चुका था, लेकिन न जाने एकदम से कहां से रीस के अंदर इतनी ताकत आ गई कि ना तो सिर्फ वो होश में आई, बल्कि उसने तो यहाँ पे अपनी कैद भी तुड़वा ली थी। ऐसा करते देखकर उसे यहाँ पकड़ने के लिए गार्ड्स आ जाते हैं, लेकिन इतनी ही देर में जूड और डॉक्टर भी उसकी मदद को वापस यहाँ आ चुके थे। इन्हें देखकर वो काफी सेटिस्फाइड होती है। यहाँ से निकलने से पहले वो अपनी ब्लड से बनाई उन पॉइजनस मेडिसिन को खत्म करती है, जिसके जरिए एमा के बॉस और पॉल की वाइफ ने सभी इमिग्रेंट्स को मारने का प्लान किया हुआ था। लेकिन इससे पहले कि ये लोग यहाँ से निकल पाते, डॉक्टर को यहाँ का एक आदमी पकड़कर जूड को ब्लैकमेल करने लग जाता है। जूड भी इस सूरत हाल नाजुक देखकर अपने वेपन नीचे कर चुका था, लेकिन पीछे खड़ी हुई रीस जूड की पैंट में एक और गन दिखती है और बिना वक्त ज़ाया किए वो गन निकाल कर पीछे से उस लड़के को शूट कर देती है। फाइनली रीस अब आजाद हो गई थी। वो यहाँ से चली जाती है, जबकि हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर ने उसके ब्लड से जो अपने लिए एक एंटीडोट बनाया था वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। 93% इस एंटीडोट के चांसेस थे कि उससे कोई भी इंसान मर सकता था, लेकिन 7% ये भी चांसेस थे कि इस एंटीडोट से एक इंसान के अंदर की सभी बीमारियां ठीक की जा सकती थी। यही सोचते हुए डॉक्टर वो एंटीडोट उठाकर अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। एक सेकंड के लिए तो वो ऐसे ठीक हो गई जैसे उसे कभी कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन अगले ही सेकंड वो वहाँ पर बेहोश हो गई। ऐसा भी हो सकता था कि वो मर गई हो। खैर जूड अब जैसे ही अपने घर वापस पहुँचता है तो उसे अपने कलीग के जरिए पता चलता है कि डियाना नाम की वो लड़की जो डिवाइस बना रही थी, वो उस डिवाइस को आधा ही बना छोड़कर वहाँ से जा चुकी है, क्योंकि उसे मालूम हुआ था कि उसकी वाइफ दूसरे माइग्रेंट हुए लोगों में आई है। कुछ ना समझ आने पर जूड इस डिवाइस को उठाकर संभाल लेता है और ये लोग अब रेफ्यूजी कैंप की तरफ पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि इन सबको ये बात मालूम थी कि बॉस इन सभी इमिग्रेंट्स को मारना चाहते हैं, तो बस जूड, उसका कुलीग रीस और केलब ये सब मिलकर इनकी जानों को बचाने के मिशन पे लग चुके थे। इन्हें किसी भी तरह इन रेफ्यूजीज को इन सिक्योरिटी कैंप से बाहर निकालना था, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि रेफ्यूजी कैंप के चारों तरफ फेंस लगी हुई थी और इस फेंस में हाई वोल्टेज करंट दौड़ रहा था। जूड का एक कुलीग जो इस टाइम उस कैंप के अंदर था, वो कैंप के पावर हाउस में जाकर फेंस का करंट बंद कर देता है, जिसके बाद जूड और उसके लोग पीछे से फेंस को काट कर रेफ्यूजी कैंप के अंदर आ जाते हैं। रेफ्यूजी कैंप के अंदर आने पे ये लोग जितना जल्दी हो सकते थे यहाँ पे आए सभी इमिग्रेंट्स को इस कैंप से बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। सबसे आखिर में निकलने की बारी हैना की थी। उसने इस टाइम फेंस पकड़ी हुई थी और अचानक फेंस के अंदर करंट दोबारा आने से वो यहाँ बेहोश हो जाती है। सभी की सभी रेफ्यूजीज जो यहाँ से सही सलामत निकलने में कामयाब हो गए थे, वो हैना को तेजी से उठाकर यहाँ से दूर ले जाते हैं, जबकि सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि जूड इस टाइम अपने बॉस से मिल रहा है इसी रेफ्यूजी कैंप के एक हिस्से में। वो चाहता तो यहाँ धोखा देने वाले जूड और उसके दूसरे साथियों को मार सकता था, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसमें और एपिक्स में तो कोई फर्क ही नहीं रहा था। एपिक्स आम इंसानों पर जुल्म कर रहे थे और वो एपिक्स के खतरे को खत्म करने के लिए इन बेचारे इमिग्रेंट्स को मारना चाहता था, सिर्फ इस खौफ में कि कहीं इनके अंदर कोई एपिक्स ना हो। वो भी तो एक जल्लाद बन गया था। इस चीज का एहसास होने पे वो यहाँ अपने ही साथियों को मार देता है जो बाकी इमिग्रेंट्स को मारना चाहते थे, जिसके बाद उसने जूड और उसके कलीग को यहाँ से जाने दिया। फाइनली जूड का मिशन पूरा हो चुका था। उसने सभी रेफ्यूजीज की जान बचा ली थी, पर रेफ्यूजीज की मुश्किलें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। इस वाक़ये के 2 हफ्ते बाद हमें दिखाया जाता है कि जूड ने सभी रेफ्यूजीज की आइडेंटिटीज बनाई थी, जिनके जरिए वो आसानी से इस शहर में रह सकते थे। साथ ही साथ उसने सभी इमिग्रेंट्स के डाटा को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था डियाना की बनाई हुई उस हाफ डिवाइस से ही। अब कोई भी कभी भी इन इमिग्रेंट्स को नहीं पहचान पाएगा। अब ये खबर जैसे ही गवर्नमेंट के पास पहुंचती है तो वो जूड और उसके साथियों को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लेते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें ऐसा खास कोई सबूत नहीं मिलता जिससे वो ये पता चला पाए कि यहाँ कोई फ्यूचर से भी लोग आए थे और उनको जूड और उनके साथियों ने आजाद कर दिया था। कहानी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि केलब को अपनी गुमी हुई बेटी मिल चुकी है, जो यहाँ आम इंसानों के साथ बड़े मजे से रह रही थी और अब वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी। वो अपने डैड से पहले यहाँ माइग्रेशन करके इसलिए आई थी क्योंकि उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज थी, इसीलिए एपिक्स ने उन्हें कैद कर लिया था। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज किसी और के अंदर भी आई थी और ये कोई और नहीं
बल्कि थी डॉक्टर जिसने अपनी बॉडी के अंदर रीस के बनाए एंटीडोट का इंजेक्शन लगा लिया था। आज उसे काफी दिन के बाद होश आया था, वो भी एपिक्स की एबिलिटीज के साथ। वो यहाँ इतनी ताकतवर हो गई थी कि वो अपने लिए भेजे हुए दुश्मनों को मारकर इस हॉस्पिटल से भागने में कामयाब हो जाती है। और इसे दिखाते हुए ये सीजन यहीं खत्म हो जाता है।